जय हिंद मेरे पैसे से तो और क्लास 12 वाले विद्यार्थी, और आपको देना है 3 मार्च को बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम ना। तो आप लोग के लिए यह वीडियो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 17/2/24-25 के लिए जो सबसे आपका वायरल पेपर आपका यहाँ पे होने वाला है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम पूरा का पूरा आपको छपा हुआ प्रश्न यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 70 नंबर जो है ना आपके यहाँ पे पक्के हो जाने वाले हैं। टोटल आपके यहाँ पे 70 नंबर आपके यहाँ पे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और आपको 30 नंबर जो है आपको यहाँ पे जो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट से आपको यहाँ पे मिल जाता है आपके कॉलेज से या फिर स्कूल से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आइए इसको देखते हैं, और ये वायरल पेपर आपके एग्जाम में एकदम 100% आपको इससे प्रश्न आपको एग्जाम में पूरा छपा हुआ प्रश्न मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आप ध्यान से इस पूरे पेपर्स को देखते चलिएगा। यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम उसकी खोपड़ी में छेद करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले पहले यहाँ पे प्रश्न को देखेंगे और उसको सॉल्यूशन को भी देखेंगे, और यह सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन भी कराऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से केवल आप देखते चलिए। 3 घंटे 15 मिनट का आपका यहाँ पे पूरा पेपर है, और यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न को। तो ध्यान से केवल आपको यहाँ पे देखते चलना है, सारे प्रश्नों को यहाँ पे नोट करते चलना है, ध्यान से सुनते चलना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका प्रश्न बोला गया कि जो आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, उसमें सबसे पहला हमारे यहाँ पे प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नरजनन का अंग का यहाँ पे प्रतिनिधित्व जो है यहाँ पे करता है। तो भाई कौन सा हो जाएगा? तो यानी यहाँ से आपको बोला गया है कि जो पुष्प नरजनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, तो भाई कौन करता है? तो आपको यहाँ पे पता होगा कि जो पुमंग होता है ना, पुमंग यहाँ पे करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये हमारा जो फूल होता है, ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो फूल होता है, और ये हमारे नीचे का यहाँ पे पुष्प दल जो होता है इस प्रकार से, और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो पुंकेसर हमारे यहाँ पे निकला होता है, वही तो भाई यहाँ से निकल करके और यहाँ पे जो वर्तिकाग्र है इसमें पहुंच जाता है। तो यही तो होता है हमारा। तो ये हमारा पुमंग होता है, और ये हमारा जयांग होता है, यानी इसको हम एंडोसियम कहते हैं और इसको हम गायनेसियम कहते हैं। तो भाई वहीं पे तो यहाँ से पुंकेसर जो है यहाँ पे निकल करके और यहाँ पे इसके वर्तिकाग्र में यहाँ पे पहुंच जाता है। तो भाई वही तो बात है। तो यानी पुमंग जो हो जाएगा ये हमारा नरजनन अंग का यहाँ पे प्रतिनिधित्व यहाँ पे करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। आगे हम बात करते हैं। दूसरा आपका प्रश्न बोला गया कि मनुष्य में जो संतान का लिंग निर्धारण है वो कौन करता है। तो यानी इससे मतलब किससे होता है? तो ध्यान रखिएगा भाई, ये जो पिता की लिंग गुणसूत्र होते हैं इसी से तो भाई होता है। ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यक्स वाई जो होता है पिता का होता है, और यक्स जो होता है वो माता का होता है। तो इनसे भाई कोई मतलब नहीं, इनमें से कोई भी हमारा एक आ जाता है, और इनमें से हमारा कोई अगर यक्स आएगा तो यक्स यक्स अगर दोनों आ जाएगा तो यहाँ पे लड़की हो जाएगा, और यक्स और वाई आ जाता है तो फिर हमारा लड़का हो जाता है। तो यानी इसी से हमारे यहाँ पे लिंग का निर्धारण यहाँ पे होता है मनुष्य के, यानी कोई भी संतान में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा पिता के लिंग गुणसूत्रों से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूँ छपा हुआ प्रश्न आपको यहाँ पे पूरा पूरा पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया कि जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है का उपयोग जो है वो होता है। तो भाई जेनेटिक जो इंजीनियरिंग होता है उसका उपयोग जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो आपको भाई पता होगा कि इसका प्रयोग जो होता है वो चिकित्सा में भी होता है और कृषि में भी होता है, यानी इन दोनों में ही हमारे यहाँ पे जेनेटिक जो इंजीनियरिंग होता है इसका यहाँ पे प्रयोग जो कि किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई चिकित्सा में भी प्रयोग होता है और कृषि के क्षेत्र में भी प्रयोग जो कि किया ही जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता तत्व स्थल का मतलब कि समझा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी है, बहुत पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपको जो मैंने जो हॉट स्पॉट मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो इंडिया का जो पूरा मैप होता है हमारा, इसमें जो हमने हॉट स्पॉट आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारा पूर्वी हिमालय जो हमारा ऊपर है, यहाँ पे पूर्वी हिमालय वाला जो क्षेत्र आता है हमारा, और यहाँ पे हमारा जो पश्चिमी घाट आता है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे जैव विविधता तत्व स्थल माने जाते हैं, ठीक है। तो जैव विविधता तत्व स्थल हो जाएंगे। एक तो हमारा पूर्वी हिमालय वाला जो हमारा क्षेत्र हो जाएगा, और ये हमारा पश्चिमी घाट वाला। तो भाई हमारा इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन दिया है? तो पश्चिमी घाट हमारा इसमें ऑप्शन दिया है, यानी ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्व स्थल से एक एग्जाम आपके मतलब कि एक प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में छपना एकदम तय ही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अब देखिए, आपका अति लघु प्रश्न से आपसे प्रश्न बोले जाते हैं। तो भाई कौन कौन सा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते चलिएगा। सारे प्रश्न एग्जाम में आपको एकदम इसी प्रकार से लाइन से एकदम छपे हुए प्रश्न आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि क्लाइनफेल्टर जो या फिर टर्नर जो सिंड्रोम होते हैं, इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लाइनफेल्टर और टर्नर जो सिंड्रोम होते हैं, इसमें भाई अगर हम क्लाइनफेल्टर की अगर हम बात करते हैं, तो भाई इसमें भाई गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो आपका यहाँ पे 47 हो जाता है, यानी एक हमारा इसमें बढ़ जाता है, यानी 46 से हमारा एक जो है बढ़ जाता है, जिससे हमारा नपुंसकता यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें भाई क्या होता है कि एक हमारे यहाँ पे कम हो जाता है, यानी इसमें 45 हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक गुणसूत्र यहाँ पे कम हो जाता है, जिसके कारण इसमें बाजपन जो हो जाता है, यानी बच्चे पैदा न करने की यहाँ पे स्थिति जो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका बाजपन हो जाता है टर्नर सिंड्रोम के कारण, और क्लिनेफेल्टर में यहाँ पे जो हो जाता है हमारे यहाँ पे 47 इसमें गुणसूत्र यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आप इसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करें दूसरा प्रश्न वाला
सभी के सभी एक ही नंबर के प्रश्न है और एक एक नंबर जैसे आपको यहाँ पे लिखना भी है। ठीक है, देखिए अब अगर मैं बोला कि नर जन्म जो कोशिका का जो विभाजन होता है वो द्वारा शुक्राणु का निर्माण यहाँ पे करती है। ठीक है, तो ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी एग्जाम में एकदम आपके छपने वाला प्रश्न है। और हम बात करते हैं, अगला हमें प्रश्न बोला गया कि जो परागकण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो देखिए भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो हमारा प्रश्न बोला गया कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को यहाँ पे खंडों में तोड़ देता है। तो भाई आपको पता होगा कि जो डीएनए को मतलब कि खंडों में तोड़ देता है। और देखिए यहाँ पे हमारा जो बोला गया कि जो परागकण यहाँ पे मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो भाई कितनी होती है। तो भाई आपको पता होगा गुणसूत्रों में भाई जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो मैंने आपको बता भी दिया कि बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि 2n होती है। ठीक है, 2n जो होती है वो इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये वाला, आप ऊपर देखिए यहाँ पे ये वाला जो हमारा प्रश्न बोला गया था कि नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं को निर्माण करती हैं। तो भाई किसके द्वारा यहाँ पे शुक्राणु को निर्माण करती हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, ये अर्धसूत्री जो विभाजन होता है। ठीक है, ध्यान रखिए अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से ही हमारे पे जो शुक्राणु का यहाँ पे निर्माण यहाँ पे करती हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। ये सारे प्रश्न आपको नोट करते चलने हैं, ध्यान से एकदम सुनते चलना है। ठीक है, और यहाँ पे उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए और आरएनए को खंडों में तोड़ देता है। तो भाई कौन सा जगह, तो डीएनए और आरएनए को खंडों में भाई कौन सा तोड़ता है। तो आपको ध्यान होगा कि जो लीगेज होता है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे लीगेज एंजाइम कहते हैं। ठीक है, लीगेज जो होता है यही हमारा क्या करता है कि खंडों में यहाँ पे तोड़ देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आपका प्रश्न बोला गया कि यहाँ पे जो समष्टि परिकल्पित जो पिरामिड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पिरामिड होते हैं वो आपका यहाँ पे एक सीधा होता है और एक अपने यहाँ पे उल्टा होता है। इसको हम यहाँ पे किस किस आधार पे भाई बांटते हैं। तो इसको हम यहाँ पे जीवभार के आधार पे और यहाँ पे उनकी संख्या के आधार पे इसको हम बांट देते हैं। ठीक है, यानी जीवभार यानी उनके भार के आधार पे, ठीक है, उनके संख्या के आधार पे हम पिरामिड का डिसाइड करते हैं। और एक हमारा ऊर्जा के आधार पे, ठीक है, ऊर्जा के आधार पे। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसके आधार पे हम यहाँ पे इनका यहाँ पे विभाजन जो यहाँ पे करते हैं। यानी इससे हम देखते हैं कि इसका पिरामिड जो होगा उल्टा बनेगा या फिर सीधा बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी स्थल जो होते हैं ना उस पर हमारा पिरामिड जो होता है वो सीधा बनता है, जबकि जो समुद्र होता है उसमें हमारा पिरामिड जो होता है वो हमारा उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ भी एकदम एग्जाम में पूछे ना आपको छाप करके चले आना है। अगर आपका प्रश्न बोला गया कि पक्षियों में लिंग निर्धारण जो होता है वो कौन सा होता है। अब देखिए हमारे पे लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बोलेगा, दो नंबर के सब प्रश्न यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो पक्षियों में लिंग निर्धारण जो होता है उसको यहाँ पे स्पष्ट कीजिए। तो ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन भी मैं इसका करा चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, एग्जाम में एकदम वायरल पेपर है। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान से सब चीज़ें नोट करते चलिएगा और सबको यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसको आपको भूलना नहीं है। तो पक्षियों में लिंग निर्धारण को यहाँ पे स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको यहाँ पे जो कि बताना पड़ता है। ठीक है, पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है किस प्रकार से होता है। और अगला में प्रश्न दिया गया कि वाटसन एंड क्रिक के द्वारा प्रस्तुत यहाँ पे डीएनए के द्विकुंडलिक मॉडल जो है उसका स्वच्छंद आपको यहाँ पे नामांकित यहाँ पे चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये भी भाई आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से मैंने आपको इसको पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने आपको इसको पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ में बताया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ वायरल पेपर का, ताकि आप इसे तैयार जरूर से कर लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा उस वीडियो का जिसमें मैंने इसको पूरा सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे कराया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप जरूर से देख लीजिए एक बार, आपका यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें सारी चीज़ों को बताना भाई, अब भाई आप उसमें जब देखेंगे ना मैं उसको सारी चीज़ों को बताया हूँ तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रतिरक्षा क्या है। तो ये भी भाई आपको पता होगा कि विटामिन ए जो होता है हमें उससे प्रतिरक्षा यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, यानी प्रतिरक्षी उसको हम यहाँ पे विटामिन कहते हैं। तो ये भी मैंने पूरे विस्तार से इसको बताया हुआ है प्रतिरक्षा के बारे में। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखते हैं आर्किड का पौधा जो होता है वो आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच में पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया कि आर्किड जो होता है, आर्किड क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमारा आम का वृक्ष है, ये आम का वृक्ष है, उसके ऊपर इस प्रकार से छाप लेता है। ठीक है, छोटा छोटा में इस प्रकार से छाप लेता है और इस पर छापे रहता है। तो ये जो होता है ना ये आम के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं आर्किड पौधा, यानी ये किसी भी पेड़ पे अगर लगेंगे ना तो उसको नुकसान जो कि नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि यह दोनों में अपने यहाँ पे जो कि सहजीवी होती है, समझ लीजिए। यानी यह न तो इसको यहाँ पे हानि पहुँचाएंगे और ये अपना यहाँ पे लाभ जो कि ले लेते हैं सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी यह किसी को जो कि हानि नहीं पहुँचाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक का तो लाभ होता है और दूसरे को ना तो हानि
होता है और ना ही लाभ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आर्किड का पौधा यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता दिया है, ठीक है। और देखिए अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए और हम बात करते हैं वाटसन इनक्लिक की, अगर हम बात करते हैं ना तो इसमें मैंने आपको यहाँ पे जो कि ATGC मैंने आपको इस प्रकार से कोई बताया था, ठीक है। ATGC, ठीक है, ATGC हमने आपको बताया था, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ATGC आपको इस प्रकार से बना करके और यहाँ पे आपको इस प्रकार से बनाना होता है, इसके बीच में आपको यहाँ पे इस प्रकार से DNA के यहाँ पे मॉडल यहाँ पे बनाना होता है जीन को, ठीक है। तो बना करके उसमें ATGC यानी एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना होता है और पूरा पूरा आपको यहाँ पे इस प्रकार से DNA का मॉडल जो है आपको बनाएंगे तो ही आपको यहाँ पे फुल नंबर आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो एडेनिन आपको इसमें इसके बीच में आपको यहाँ पे लिख देना है एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए अगला आपको यहाँ पे दिया गया है कि एक अस्थलीय परितंत्र अपघटन चक्र का यहाँ पे आरेखीय यहाँ पे निरूपण यहाँ पे कीजिए, ठीक है। तो आपको अस्थलीय परितंत्र के यहाँ पे अपघटन चक्र को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इसमें करना है क्या है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक सूर्य को बना देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सूर्य को बना देना है और यहाँ पर आपको एक पेड़ पौधा बना देना है, ठीक है। थोड़ा छोटा सा पेड़ पौधा बना देना है। यहाँ पे आपको एक में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी आपको यहाँ बनाना देना है और इधर आपको अपघटन बना देना है, ठीक है। अपघटन आपको यहाँ पे बना देना है। तो इस प्रकार से अब यहाँ से प्रकाश जो कि यहाँ पे अपना खाना बनाएंगे ये भाई इस पर डिपेंड रहते हैं, यानी यह शाकाहारी होते हैं और ये जो होते हैं सर्वाहारी होते हैं, यानी यह क्या करते हैं, यह मांस और जो आपका यहाँ पे जो मतलब कि मांस और जो आपका पेड़ पौधे की जो हरी सब्जियां होती हैं वो भी भाई खाते हैं। तो यह भाई इस पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और जो मांसाहारी होते हैं वो केवल यहाँ पे मांस खाते हैं, यानी ये फर्स्ट वाले पे डिपेंड यहाँ पे रहते हैं और सेकेंड वाले पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यह इसको नहीं खाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको नहीं खाते हैं, यानी ये इस पे डिपेंड रहते हैं। और ये जो अपघटन होते हैं ना, जब यही जो पशु होते हैं जब इनका यहाँ पे जब बूढ़े हो जाते हैं, जब ये मरने लगते हैं तो मर जाते हैं ना, जब ये मर जाते हैं तो जो अपघटन हो जाए, जो कवक होते हैं या जो छोटे छोटे कवक होते हैं, ठीक है, वो उसको यहाँ पे मिट्टी में फिर से यहाँ पे मिला देते हैं। ये हमारा अपघटन चक्र यहाँ पे कहलाता है और फिर से वो मिट्टी में मिल जाएगा, फिर से हमारे इस प्रकार से फिर से हमारे यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और इस प्रकार से हमारे यहाँ पे पूरा जो प्रोसेस है इस प्रकार से हमारा चलता रहता है, ठीक है। गोल 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 हमारे यहाँ पे चलता रहता है। तो इस प्रकार से अपघटन चक्र बनता है, पूरी मैंने आपको इसको पढ़ा रखा है, ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से इसको, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे दिए गए। अब हमारे 3-3 नंबर का प्रश्न को बोलेगा। अब देखिए लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में 3 अंतर को बताना है, ये मैंने आपको पूरा में बता रखा है, ठीक है, कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी जो होता है वो क्या क्या होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को क्यों दिया जाता है, ठीक है। बताइए कि यह क्यों सही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी कुछ अलग ही मतलब प्रश्न है, ठीक है। इसको आपको अपने मन से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसका आपको कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको अपने मन से इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा सोच करके, ठीक है। अगला हमें प्रश्न देगा कि एक संकर क्रॉस उदाहरण के लेते हुए मेंडल के प्रभाविता का नियम, ये भी मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से कराया हुआ है, प्रभाविता का नियम जो है। अब देखिए भाई इतने में मैं आपको 3 नंबर का प्रश्न भाई करा नहीं सकता, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको केवल बता देता हूँ, ठीक है, कि मेंडल का प्रभाविता का नियम भाई क्या कहता है कि भाई जब कोई भी विपरीत लक्षण जो होते हैं या फिर विपरीत लक्षण वाले जो पौधे होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे XY और यहाँ पे XX है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे विपरीत लक्षण वाले जब पौधे जो होते हैं ना, जब इनके बीच में जब संकरण कराया जाता है ना, तो पहली पीढ़ी जो होती है उसकी प्रभावी लक्षण हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमारा कोई भी एक ही आएगा ना, इसमें हमारा अगर इसी में से यानी जैसे X और Y इसमें दोनों है, इसमें हमारा केवल X है, यानी इसका हमारे प्रभाव जो है वो हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक लंबा पौधा है और हमारा एक बौना पौधा है, ठीक है। तो इसमें हमारा ज़्यादा प्रभाव जो है वो लंबे पौधे का हमको देखने को मिलता है। यही हमारा प्रभाविता का नियम कहता है मेंडल का, ठीक है। यानी इसका हमको यहाँ पे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है इस वाले जो भी हमारे यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे संकरण यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो यही इसमें प्रभाविता का नियम कहता है। मैंने आपको शॉर्ट तरीके से थोड़े बहुत यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब देखिए अगला हमें प्रश्न दिया गया है कि DNA के कुंडलिक की कौन सी विशेषताएं जो है वाटसन इनक्लिक के DNA और यहाँ पे सेमी कंजक्टिव और यहाँ पे रूप में कल्पित होने करने में सहयोग किया है, इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये भी हमारे DNA के जो कुंडलिक जो मॉडल है उससे हमारा ये भी यहाँ पे संबंधित यहाँ पे होने वाला है, लेकिन यह सेमी कंजक्टिव यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम पूरा पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं मलेरिया जो होते हैं परजीवी के चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र पे को बनाना है। देखिए मैं जितना भी चित्र वाला बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे और यह बोर्ड एग्जाम द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल एकदम यहाँ पे पेपर होने वाला है, वायरल पेपर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न आपको इससे मिलेगा। दूसरा हमारा प्रश्न देगा कि जैविक या फिर जीव विज्ञान जो होता है, जैविक या फिर जीव विज्ञान जो होता है, इसके अध्ययन में संक्रामक रोग नियंत्रण के लिए हमारे किस प्रकार की सहायता हमारे यहाँ पे करती है, ठीक है। यानी जैविक जो जैव प्रौद्योगिकी होती है फिर जैविकी जो होती है जीव विज्ञान जो होता है वो संक्रामक रोगों से बचने के लिए हमारे किस प्रकार से मदद करते हैं या फिर ऐसे पूछा गया, ठीक है।
अगला हमारा दिया गया कि जैव उर्वरक जो होते हैं किस प्रकार से हमारी मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो भाई ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जैव उर्वरक ही हमारी मृदा को बढ़ाते हैं, क्योंकि जीवों जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उन्हीं से हमारे यहाँ पे जो मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ती है। तो भाई इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको पूरा यहाँ पे कराया हुआ है और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने उसको बताया भी हुआ है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर दिया गया कि बैक्यूलोवारेसिस जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। बैक्यूलोवारेसिस जो होता है वो क्या होता है, ये आपसे हमें पूछा गया, ये भी आपका यहाँ पे 3 नंबर आपको यहाँ पे पूछा गया है, इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, और देखिए आपका यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया छठा वाला कि इसमें टिप्पणी आपको करना है 2 चीज़ों पे, एक हमारा पीसीआर है और एक हमारा प्रतिबंध एंजाइम है, ठीक है। दोनों पे करेंगे, दोनों आपका 2.5 नंबर का होगा, यानी 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, आपका बोला कि जैव प्रौद्योगिकी, ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम एग्जाम में 110% छपा हुआ प्रश्न मिलेगा। जैव प्रौद्योगिकी कृषि में के क्षेत्र में क्या भाई इसकी उपयोगिता है, क्या मतलब कि इसके रोल यहाँ पे प्ले करता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 100% एग्जाम में छपेगा। परजीवी जंतु जो आप यहाँ समझते हैं, कोई एक उदाहरण आपको लिखना है। परजीवी का मतलब क्या होता है, यानी पैरासाइट होते हैं जो दूसरे जीव पे आधारित होते हैं, यानी दूसरे जीव पे जो निर्भर रहते हैं, यानी अपना भोजन जो स्वयं नहीं बनाएंगे, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। यानी पेड़ों पे अगर देखेंगे ना तो छाप लेते हैं, जैसे अमरबेल का आपने पौधा देखा होगा, अमरबेल का यह पेड़ों पे छाप लेता है, और ये भाई इसको यहाँ पे पूरा मतलब इस पेड़ को ही यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण पेड़ जो होते हैं वो सूख जाते हैं। यानी यही पैरासाइटी होते हैं, यही जो जंतु से ये हमें पूछा गया था कि पैरासाइटी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण आपको लिखना है आपका यहाँ पे। ये हमारा अमरबेल का पौधा आपका यहाँ पे होता है, पैरासाइटिक के रूप में यहाँ पे होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से अंतर को स्पष्ट करना है, यहाँ पे उत्पादन और अपघटन में, ये मैं आपको करा चुका हूँ बहुत पहले ही, ठीक है। ये मैं आपको पूरा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब मैंने आपको यहाँ पे 45 प्रश्न मैंने आपको बताया थे ना, तो उसमें सारे प्रश्न हमने आपको यहाँ पे जो सॉल्व यहाँ पे कराया था, ठीक है। और यहाँ पे परजीविता जो होता है और स्वाभाविकता जो इसमें अंतर यहाँ पे क्या होता है, इसको आपको स्पष्ट करना है। दोनों आपका 3-3 नंबर के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे आपको यहाँ पे दीर्घवृत्त जो दीर्घ वाला आपका प्रश्न बोला जाता है। अभी देखिए हमारे यहाँ पे 5-5 नंबर के प्रश्न आपको दो देखने को यहाँ पे मिलेंगे। मनुष्य के नर का सचित्र वर्णन कीजिए और उसके शुक्राणु जो होते हैं कहाँ संचित रहते हैं। तो आपको पता होगा कि जो आपका जो टेस्टिस होता है उसी में आपको यहाँ पे रहते हैं शुक्राणु, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये आपको पूरा नामांकित चित्र आपको बनाना है। अगर हमें इसमें अथवा करके दिया है कि पुष्पी यहाँ पे पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र आपको वर्णन करना है, यानी आपको इसमें कोई एक आपको बनाना है, ये आपको इसमें नंबर जो कि मिल जाएगा 5 नंबर, ठीक है। आगे बात करते हैं अनुवांशिक कूट जो है क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं जो है क्या है, ये भी आपसे बोला गया। और ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैव विकास किसे कहते हैं और भूवैज्ञानिक कालों में हो करके पादप विकास का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, अब देखिए 9वां हमारा प्रश्न बोला गया कि पादपों की जाति विविधता जो होती है 22%, जंतुओं में 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता यहाँ पे मिलती है, ठीक है। जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है, यानी जैव विविधता मिलती है, इसका क्या कारण है ये आपको हमें बताना है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये भी एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण जो है वो क्या है, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न, ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति, यानी जो जाति होती है उसकी क्षति का मुख्य कारण जो है वो क्या है। तो ध्यान रखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला प्रश्न होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी आपके प्रश्न थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी मैंने एक प्रश्न बताया ना, एकदम ध्यान रखिएगा और एकदम इसको सबको एकदम पढ़ जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा इसको सॉल्यूशन के साथ मैंने बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप उसको जाकर एक बार देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे सारे प्रश्न जो है इसके डाउट जो है आपको यहाँ पे क्लियर जो कि हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टाइम पे पेपर जो कि दिखाएंगे, जो कि वायरल पेपर होगा और एग्जाम में छपने वाला प्रश्न होगा, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल पे जोर से क्लिक कर दीजिएगा। तब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड जैन, वंदे मातरम।